हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक का हमारा जो मुद्दा है वह सिक्स्थ क्लास की सिविक्स में आज हम बात करने वाले हैं। विविधता के बारे में बात करेंगे। विविधता के बारे में बात करेंगे। तो आइए चालू करते हैं विविधता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। आइए चालू करते हैं। क्लास तो कह रहा है कि विविधता की समझ। आइए इसमें पहले क्या कहता है। अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए। क्या कोई ऐसा साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखाई दिखती हो। इस पाठ में आप पढ़ेगी कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में अलग होते हैं। वास्तव में सही है। अब इसी में तीन जो पिक्चर दिए गए हैं, इस पिक्चर में आप कई प्रकार से इन्हीं को अंतर कर सकते हैं। इसके रंग सूरत चाल ढाल, इसका रंग सूरत चाल ढाल, इसके रंग सूरत चाल ढाल, सभी में क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में अंतर देखने को मिल जाता है। कहता है वे ना केवल अलग अलग दिखाई देते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। अब बात करते हैं विविधता के बारे में। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि एक ही क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हों, विभिन्न प्रकार के लोग रहते हों, विभिन्न धर्म के लोग रहते हों, विभिन्न जाति के लोग रहते हों, विभिन्न भाषा के लोग रहते हों। यदि इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के लोग एक स्थान पर रहते हों, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं विविधता कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाए तो आप डाइवर्सिटी कह सकते हैं। जैसे कह रहा है कि उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि में क्या होता है, अंतर होता है, भिन्नता होती है। कह रहा है कि ये जो विभिन्नताएं होती है हमारे जीवन को कई तरह से रोचक और समृद्ध बनाने का काम करती है। रोचक और समृद्ध इसलिए क्योंकि हमें दूसरों के बारे में जानने का पूरा पूरा मौका मिलता है। कहता है कि इन विभिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह से बेहतर बनाती है, आइए हम इसी चैप्टर में बात करेंगे। भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे है बना। क्या सभी तरह की विभिन्नताएं विविधता का ही एक भाग है, मतलब कि हमारे देश में डिफरेंट टाइप की जो विभिन्नता देखने को मिल जाती है, क्या वो विविधता का ही एक भाग है। चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ने का काम करते हैं। तो क्लास चालू करता है हमारे पाठ में। तो कह रहा है कि आपकी उम्र के तीन बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाइए। खाली बॉक्स में आप अपना चित्र बनाओ। और क्या आपका चित्र अन्य तीन चित्र जैसा है। हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बिल्कुल अलग हो। वास्तव में सही है, क्योंकि हम जो भी चित्र बनाएंगे वो किसी भी रूप में एक जैसा नहीं बना सकते, क्योंकि हमारी सोच, हमारी अवधारणा कहीं ना कहीं क्या होती है, दूसरों से अलग होती है। तो हमारा जो चित्र बनेगा वो भी क्या होगा, अलग होगा। जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारे चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रंग रूप, खान पान आदि में भी क्या होती है, भिन्नता होती है। मतलब यह कि जैसे कि हमारी सोच, जब हमारी सोच अलग है तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो चाल ढाल होगा, हमारा जो पहनावा होगा, मतलब कि हमारी जो आदत होती है उसमें भी क्या आएगा, तो उसमें के अंदर भी बदलाव देखने को मिल सकता है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है क्या, यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि अपनी अध्यापिका की सहायता से पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे होते हैं। सिंपल सी बात है कि बहुत सारे लोगों के जवाब अलग अलग होते हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसा साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है। शायद नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति के जानने समझने का तरीका अलग अलग होता है। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियां के कुछ जवाब आपके जवाब से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है। आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर के कितनी भाषाएं बोलते हैं। सिंपल सी बात है कि एक बोलेंगे या दो बोलेंगे, ज्यादा ज्यादा तीन बोल लेंगे। जैसे हिंदी बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, या फिर अपने क्षेत्रीय भाषा बोल सकते हैं। कौन सी भाषा, तो क्षेत्रीय भाषा। अब ये क्षेत्रीय भाषा क्या होती है। क्षेत्रीय भाषा उन्हें कहते हैं जो आप किसी स्थान से बिलोंग करते हैं। जैसे कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो बिहार का जो मेरा भोजपुरी भाषा होगा मैं उसको बोलूंगा। और हिंदी में बोलता ही हूँ तो थोड़ा बहुत हो सकता है मुझे इंग्लिश भी आता होगा। तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति की अपनी अलग अलग भाषाएं देखने को मिल सकती हैं। कह रहा है कि इनमें से
इनमें से अब तक आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बहुत ही ज़्यादा क्या हैं, अलग हैं। वास्तव में सही है कि मैं कुछ मामलों में तो वो एक हूँ, लेकिन कुछ मामलों में बहुत ही ज़्यादा अलग हूँ। आई करता है क्या, दोस्ती करना। आई कहता है इसमें, कह रहा है क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत ही ज़्यादा अलग हो। नीचे दी गई कहानी पढ़ो और इस बारे में सोचो। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था, जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्ला करके सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा कि मतलब आपको हिंदी आती है। मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति हिंदी का न्यूज़पेपर लेगा, क्या उसे हिंदी आएगी ही आएगी, जैसा कि इस पिक्चर में, इस दिए गए फोटो में दिखाया जा रहा है। कह रहा है कि बिल्कुल। मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा, क्यों, तुमने क्या सोचा। वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ सकते हो। क्यों नहीं पढ़ सकते हैं भाई, आपको हिंदी पढ़ने आती होगी तो वो हिंदी पढ़ सकता है। इसी में ये कह रहा है क्या, कह रहा है कि हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैंने हिंदी बोल सकता हूँ और पढ़ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के विषय में हिंदी पढ़ी। जैसे कि आप जब कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप यहाँ पर साइंस पढ़ते हैं, आप मैथ पढ़ते हैं, या फिर आप सोशल साइंस पढ़ते हैं, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। तो इस लड़के ने जो था वह हिंदी में पढ़ रखा था। कहता है सब्जेक्ट। कह रहा है कि सब्जेक्ट क्या है। कहता है, अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। जो व्यक्ति अभी ऊपर जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, यही व्यक्ति कह रहा था यहाँ पर कि हाँ मुझे हिंदी आती है। ऐसे ने कहा था कि सब्जेक्ट भी कुछ होता है। लेकिन जैसे ही ये सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहा, वैसे ही लाल बत्ती हरी हो जाती है और फिर से साथ साथ आगे बढ़ना पड़ जाता है। कहता है कि अगले दिन वह फिर से वहां पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया, आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अंग्रेजी की ये शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द को या शब्द का जो दूसरा अर्थ है पर जा उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। कह रहा है, ओह, ये कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। मैंने ऐसा कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो। कभी नहीं, उसने जवाब में दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी मैंने काम करना शुरू कर दिया था। इतना ऊंचा का मतलब होता है कि उसके पैरों की जो गद्दी होती है उसके बराबर। मतलब उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है, मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई थी और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहा कि चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मतलब कि वो चिल्लाते हुए अपने उस भाई को कह रहा था कि जो मेरी माँ है वो मेरठ में है, लेकिन इतनी ज्यादा शोरगुल हो रही थी, ट्रैफिक का हॉर्न हो रहा था कि वह उसी में उसकी आवाज गुमसी हो जाती है। मेरा नाम समीर है। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा, आपका नाम क्या है। ये जो शर्माना था ना, ये शर्माना तो उसे बड़ा आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम समीर है, मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या होता है। उसने कहा, हवा और पवन होता है। तो यहाँ पर आपको हिंदी का एक शब्द मिल चुका है कि हिंदी के पर्यायवाची शब्द कि समीर का मतलब क्या होता है, हवा होता है और पवन होता है। इसे पवन पुत्र कौन होते हैं जानते हो, तो हनुमान को कहा गया। तो अब से आप समीर एक और समीर दो हो। आपने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया।
मतलब कि दोनों का ही नाम क्या था, समीर था। तो जो छोटा वाला था समीर, उसे एक कहा गया, और जो बड़ा वाला था उसे समीर दो कहा गया। कह रहे कि हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चला करके आगे बढ़ चुका था, पर हाथ की गर्माहट अब तक महसूस हो रही थी। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहां दंगों में बहुत सारे लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था कि मैं मुस्लिम समीर हो गया। मैं मुस्लिम समीर हूँ। वो हिंदू समीर था, जबकि ये कौन था, ये मुस्लिम समीर था। वह बोल पड़ा, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसे कंधे पर हाथ रखा और उसकी नज़र ऊपर नहीं उठाई। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जाति के आधार पर दोनों में क्या था, अंतर देखने को मिल जाता है। समीर एक और समीर दो, कोई तीन अंतर लिखिए और ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से जो रोक पाए। तो सिंपल सी बात है कि वो धर्म धर्म के आधार पर अलग अलग थे। एक को पढ़ना आता था, दूसरे को पढ़ना नहीं आता था। कोई एक स्कूल गया था तो दूसरा कभी आज तक स्कूल गया ही नहीं। कह रहा अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। ना उसके अगले दिन वह दिखा, और ना फिर आगे दिखा। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरे समीर दो आखिर कहाँ पर है। वास्तव में सही है कि जो समीर है, ये कोई भी नहीं बताएगा पेपर कि एक्चुअल में ये समीर कहाँ गया और किस प्रकार से ये गुम हो गया। कह रहे कि जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती, वहीं समीर दो को हिंदी बोलता था। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके भी लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी अलग अलग है। सिंपल सी बात है कि एक हिंदू धर्म का था, दूसरा मुस्लिम धर्म का था। जहाँ समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये अलग अलग भिन्नता विविधता के पहलू हैं। कि ये इस प्रकार के जो अंतर देखने को मिल रहे हैं ना, ये डाइवर्सिटी का है, ये क्या है, पार्ट है। अपने विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए देखा जाए तो यहाँ पे कह रहा है क्या, यहाँ पे उदाहरण के लिए देखा जाए तो कहता है कि समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर दो ने अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। अपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की जरूरत भी पूरी नहीं हो पाती। ये फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ चुका है, क्योंकि यहाँ पर गरीबी और अमीरी का फर्क देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि इस प्रकार की जो विविधता का रूप नहीं है, बल्कि ये गैर बराबरी का रूप है, क्योंकि एक अमीर है और दूसरा गरीब है। गैर बराबरी का मतलब क्या होता है, गैर बराबरी का मतलब क्या होता है? तो गैर बराबरी के बारे में कहा जाता है यहाँ पर कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास होते हैं। इसीलिए गरीब और अमीरी विविधता के रूप नहीं होते। जो चीज गरीबी और अमीरी जो विविधता का पार्ट नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्या उसे गैर बराबरी कहते हैं। कहता है कि ये लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था, अब बात यहाँ पर आ रही है किसके बारे में, अब यहाँ बात आ रही है जाति व्यवस्था के असमानता की बात आ रही है। उदाहरण है, इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था लोग किस किस तरह के काम करते हैं, लोगों को काम के आधार पर बांट गया। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदला नहीं जा सकता था। जैसे कि यदि मैं लोहार में पैदा हुआ तो मैं लोहे का ही काम करूंगा। यदि मैं कुम्हार जाति में पैदा हुआ हूँ तो मैं मिट्टी के घड़े बनाने का ही काम करूंगा। तो मेरी जो काम के तरीके हैं वो मेरे जन्म के आधार पर स्थापित कर दिए गए। यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप कुम्हार के घर में पैदा होते हो तो आपको जाति कुम्हार होगी, और आप बस वही कर सकते हो जो आपके पिता करते हुए पहले से आ रहे थे। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा नहीं बदल सकता, इसीलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई, और आप इसके अगले पार्ट में पढ़ोगे कि गैर बराबरी हमारे समाज को किस प्रकार से अलग अलग भागों में बांटने का काम करती है। कह रहा है विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। अब डाइवर्सिटी का ये क्या फायदा है कि वो हमारे जीवन को और ज्यादा अच्छा करती है।
जैसे कहता है कि जैसे समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होगी जो आपसे बहुत अलग होगी। वास्तव में सही है। आपने शायद उनके घर में अलग अलग तरह के खाना खाया होगा। देखो कह रहा है क्या, घर में अलग अलग तरह का खाना खाया होगा, उसके साथ त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहने होंगे, थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, खाना देखा, त्योहार देखे, कपड़े देखे, भाषा देखे। कह रहा है कि आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं, भूतों की कहानियां पसंद आती होगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी अच्छा लगता होगा, पसंद आता होगा। कह रहा है, एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज्यादा कहानियां बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियां लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन की कल्पना के प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि उनको किताबों को लिखने के लिए कहीं ना कहीं से प्रेरणा लेना आवश्यक होता है। इसमें कहता है कि कुछ लोग जंगल में जानवरों के नजदीक रहे और कुछ लोग जो थे वो जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियां लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत लिखे। अब यहाँ पे बात आती है वृत्तांत। अब ये वृत्तांत का मतलब क्या होता है? वृत्तांत का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में जीवनी लिखना। क्या लिखना? तो जीवनी लिखना ही क्या कहलाता है? तो वृत्तांत कहलाता है। जीवनी पढ़ कर के प्यार और सम्मान के किस्से लिखे गए। ऐसे चीजों के बारे में, किसी राजा या रानियों के बारे में विस्तार से लिखने का काम किया गया। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियां लिखी गई। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियां आपने सुनी या पढ़ी, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनने वालों को ऐसी जगह रहना पड़े जहां लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल और सफेद। एक तरह का खाना खाते हों, शायद आलू। समान रूप से केवल दो पशु पक्षी पालते हों, जैसे कि हिरन और कौवा। और केवल सीढ़ी सांप सीढ़ी खेल अपने से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रह करके वे कैसे कहानियां लिख पाएंगे? क्या कभी नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि कहानियों को लिखने के लिए आपके समाज में क्या चाहिए, या फिर आपको नई नई क्या चाहिए, रुचि चाहिए। रुचि का मतलब होता है कि आपको नई नई भावनाएं चाहिए, आपको मनोरंजन चाहिए, आपको प्रेरणा चाहिए। जब तक आपको प्रेरणा नहीं मिलेगा तब तक आप किसी भी प्रकार की कहानियों की रचना नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत में विविधता के बारे में बात करता है कि भारत में डाइवर्सिटी किस प्रकार से देखने को मिलती है। कह रहा है कि भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और अलग अलग धर्मों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने का काम करते हैं और उसका पालन भी करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं और केवल हमारे करने के तरीके अलग अलग हैं। वास्तव में सही है। हम यहाँ पर अल्लाह को मानते हैं, या फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर भगवान को मानते हैं। तो हम जो भी अलग अलग देवताओं को मानते हैं, एक्चुअल में तो हम एक ही ईश्वर को मान रहे हैं। अब वो ईश्वर के अलग अलग रूप देखने को मिल जाते हैं। तो हमारे करने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो एक ही हैं। कहता है कि हम विविधता को कैसे समझें। अब हमारे पास डाइवर्सिटी है, इसको आप कैसे समझ सकते हैं? कह रहे कि करीब सौ साल पहले रेल, हवाई जहाज और बस तथा कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे। तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में, घोड़ों और ऊंट पर बैठ करके जाते थे, या फिर पैदल चल करके जाते थे। क्योंकि हमारे पास पहले चलने के लिए हमारे पास जो रास्ता था वो स्थल मार्ग था, क्योंकि हम लोग पहले के समय में जाने और आने के लिए स्थल मार्ग का इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया था। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में, या फिर व्यापार के लिए, ये लोग व्यापार के लिए क्या करते थे, तो यात्रा किया करते थे। तो यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? जमीन की तलाश करना और व्यापार की तलाश करना। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसीलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाया करते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ दिया करते थे। उन्हें जब पेट भर खाना नहीं मिलता तो वे नई जगहों की खोज के लिए वो जाते थे और वहां पर बस जाया करते थे। कुछ लोग काम की तलाश में, या कुछ लोग युद्ध करने के लिए घर को छोड़ जाया करते थे। ऐसा इसलिए ताकि वो अपने जीवन को जी सके, अपने जीवन के जरूरतों को पूरा कर सके। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते हैं तो उनके रहन सहन में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, क्योंकि वहाँ का जो पर्यावरण होता है, वहाँ का जो समाज होता है, उन समाज के अनुसार उनको क्या करना पड़ता है, तो उनको बदलना पड़ता है। तो बदलना एक बहुत ही जरूरी एक मुद्दा बन जाता है। कहता है यहाँ पर आगे क्या कह रहा है कि इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि नए और पुरानों का मिश्रण होता है।
क्योंकि जब आप गांव से निकल करके शहरों में आते हैं, तो गांव से निकल जब आप शहरों में आते हैं तो शहरों की कुछ विचारधाराओं को आप स्थापित करते हैं, अपना लेते हैं। तो आपकी जो संस्कृति होती है वो कैसे हो जाती है, तो वो मिश्रित हो जाती है, मिली जुली हो जाती है। ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलता है कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जमी जीवन और संस्कृति का आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कहता है इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। मतलब कि इसके कारण आपको पता होगा कि जिस समाज के अंदर बाहर से लोग आते हैं या यहाँ से लोग बाहर जाते हैं व्यापार करने के लिए या फिर यात्रा करने के लिए, जब लोग इस प्रकार से यात्रा और व्यापार करने के लिए बाहर जाते हैं तो बाहर की संस्कृति को और के भारत के संस्कृति को और बाहर के भाषाओं को, इसके साथ साथ वहाँ के विचारधाराओं को ये अपने साथ ट्रेड के माध्यम से अपने इंडिया या फिर अपने क्षेत्रों में लेकर के आते हैं, जिससे क्या होता है कि वहाँ के समाज में विविधता बढ़ जाती है। कहता है ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार से सामंजस्य बैठाने का काम करते होंगे, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क होता है, क्योंकि समुद्र के पास का जो टेम्परेचर होता है ये टेम्परेचर नॉर्मल होता है, लेकिन जो पहाड़ी इलाके का होता है यहाँ का टेम्परेचर बदलता और घटता बढ़ता रहता है। तो यहाँ के जो लोग रहेंगे उनमें काफी बड़ी मात्रा में आपको क्या मिलेगा, फर्क देखने को मिल जाएगा। कह रहा है कि ना केवल वहाँ के लोग के कपड़े और खान पान की आदत में फर्क होगा, बल्कि जिस तरह का वह काम करेंगे वो भी अलग होगा। शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा होता है। भौतिक वातावरण का मतलब होता है कि यहाँ पर आप किस प्रकार से सुबह उठते हैं, आप ज़्यादातर जो काम करते हैं कहीं ना कहीं वो भौतिक ही होता है, मतलब कि हमारे द्वारा बनाया गया होता है, जिसका इस्तेमाल हम अपने दैनिक जीवन की पूर्ति के लिए करते हैं। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग बिरले ही अपने सब्जी या अनाज उगाते होंगे, क्योंकि उनको उगाने के लिए टाइम नहीं मिलता है, उतना समय भी नहीं है, उनके पास उतना जमीन नहीं होता, उनको उतना नॉलेज नहीं होता, इसीलिए वो लोग ज़्यादातर इन चीज़ों को बाहर से खरीदने का काम करते हैं। वह इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। मतलब बाजार क्या है, बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के वस्तुएं जो आपकी ज़रूरतें होती हैं वो पूरा कर देती है। कह रहा है कि आइए भारत के दो भाग लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी क्षेत्र की विविधता पर इसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। अब आपको पता है कि जब लद्दाख और केरल को देखेंगे तो आपको लद्दाख और केरल का मिलेगा, तो ये रहा लद्दाख आपका और ये रहा आपका केरला। हमारे इंडिया के नॉर्थ पार्ट में लद्दाख है और साउथ पार्ट में केरला है। कह रहा है कि इन दोनों की क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति वहाँ के भोजन, कपड़े, व्यवसाय, पेशे को कैसे प्रभावित करती है, उनकी सूची बनाओ। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं यहाँ पर मोटे कपड़े पहनते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ठंडा इलाका है, पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ पर ये लोग जो खाना खाएंगे वो भी खाना ऐसा खाएंगे जिससे कि उनको गर्मी पैदा हो सके या फिर शरीर को गर्म रख सके, ऐसा खाना ये लोग खाएंगे। जबकि साउथ में ऐसे लोग खाना खाते हैं जो शरीर को ठंडा रख सके, जैसे कि इडली हो गया, डोसा हो गया, सांभर हो गया, ऐसे कुछ चीज़ों को यहाँ के लोग खाते हैं। तो ये उनके वातावरण का ही प्रभाव देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कह रहा है, थोड़ा सा आइए इस मैप को थोड़ा समझते हैं। कह रहा है लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। तो जम्मू लद्दाख कैसा इलाका है, तो रेगिस्तान का इलाका, लेकिन कैसा रेगिस्तान, तो ये जो रेगिस्तान है वह ठंडा रेगिस्तान है, क्योंकि ये चारों तरफ से बर्फ से घिरा हुआ है। यहाँ बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीने में पिघलने वाले बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे कहते हैं पश्मीना ऊन, जिसे क्या कहते हैं, पश्मीना ऊन कहते हैं। यह ऊन कीमती है, इसीलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती है और यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे कि मक्खन, चीज एवं मांस खाया करते हैं, ताकि हर एक परिवार के पास कुछ गाय होती है, बकरी होती है, याक होती है, ताकि उनके मीट की जरूरतों के पूरा हो सके और उन्हें गर्मी की थोड़ी प्राप्ति पूरी हो सके। कह रहा है रेगिस्तान होने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ व्यापारी आने के लिए आकर्षित नहीं होंगे। लद्दाख तो व्यापारों के लिए एक अच्छा रास्ता माना जाता है, क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं। घाटी का मतलब होता है जो पास वाला इलाका हो, जैसे कि ये दो पहाड़ हैं, इनके बीच का जो एरिया दिखाई पड़ रहा है, इसी को आप घाटी कहते हैं। मतलब यह हो कि जहाँ पर दो पहाड़ के बीच का जो छोटा सा संकरा एरिया होता है,
इसी को आप कहते हैं क्या, घाटी कहते हैं। तो घाटी से आप व्यापार आसानी से कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। जिनसे गुज्जर गुज्जर कर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते थे, क्योंकि आपका जो मध्य इलाका था वो इसी से गुजर करके वह इंडिया की ओर आने का काम करते थे। कहते हैं जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेके चलते थे, क्योंकि ये लोग जो थे वो लंबे समय तक के लिए आने जाने का काम नहीं करते थे। ये कुछ समय के लिए एक जगह पर बस जाया करते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचता है और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। तो आपको पता होगा कि लद्दाख के अंदर जो इस्लाम धर्म आता है वो इस्लाम धर्म कब आता है। तो यहाँ पर इस्लाम धर्म आता लगभग 400 साल पहले आता है। कब आता है, तो 400 साल पहले देखने को हमें मिल जाता है लद्दाख में इस्लाम धर्म। कह रहा है कि अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। मौखिक का मतलब होता है कि यहाँ पर लोगों ने उनको बोल बोल करके एक बहुत बड़ी ग्रंथ के तौर पर शामिल कर लिया है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा, तिब्बत का ग्रंथ का नाम है केसर सागा, लद्दाख में काफी प्रचलित थे। उनके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा देखने को आपको मिल जाती है। अब यहाँ बात कर रहा है केरला के बारे में। कह रहा है भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ केरला एक राज्य है। ये एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है, क्योंकि इंडिया के जो पार्ट देखेंगे तो ये जो इलाका है, ये वाला केरला जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है, जबकि जो इलाका है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कहता है इन पहाड़ियों पर विभिन्न प्रकार के मसाले उगाए जाते हैं, जैसे कि केरला में काली मिर्च होता है, यहाँ पर लौंग होता है, यहाँ पर इलायची होती है, उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण ही यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही ज्यादा आकर्षक होता है। इसलिए इसी क्षेत्र के ऊपर पहली बार जो पुर्तगाली थे वह इंडिया की ओर आते हैं और यहीं से वो लोग बड़ी मात्रा में व्यापार करने का काम करते हैं। कहता सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर आने का काम करते हैं। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर के बस गए। इब्न बतूता जो करीब 700 साल पहले यहाँ आया था, उसने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखता है कि मुसलमान समुदाय की ये बड़ी इज्जत होती थी। भारत के अंदर बड़ी इज्जत देखने को मिल जाती है। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचता है और पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत को समुद्र रास्ता से जोड़ने का काम किया था। कह रहा है कि इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि हमारे पास जो केरल है, केरल के अंदर आपको पता है कितने धर्म है। तो केरल के अंदर 5 धर्मों को अपनाया जाता है। अब ये धर्म कौन कौन से हैं? तो हमारे पास है यहूदी है, इस्लाम है, ईसाई है, हिंदू है और बौद्ध है। चीन के व्यापारी भी केरल आए थे। चीन के व्यापारी भी इंडिया में केरल आते हैं। मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किया जाता है वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। मतलब कि हमारे यहाँ पर जो जाल का इस्तेमाल किया गया है वह चीनी जाल से मिलते जुलते हैं। उन्हें चीनी वाला भी कहा जाता है, सॉरी चीना वाला भी कहा जाता है। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीनी मिट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द का इस्तेमाल इस और का इशारा करता है कि उनकी उत्पत्ति कहाँ पर होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ऐसा इसलिए भी उपयोगी है क्योंकि जो हमारे पास ये इलाका है यहाँ पर चावल होने के लिए ज़्यादा मात्रा में बरसात की जरूरत पड़ती है। कह रहा है यहाँ पे साथ साथ में इसके आगे कि वहाँ अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल की खेती करते हैं। तो ये है केरला की समाज की कुछ खास विशेषताओं के बारे में। यहाँ पे कह रहा है क्या, यहाँ पे कह रहा है कि केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग। वहीं हम ये भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव होते हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब अरब से होने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया था। ये दोनों में क्या मिल जाती है, तो समानता मिल जाती है। केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती को संभव बनाया। वहीं लद्दाख की जो विशेष भौगोलिक स्थिति है उसने ऊन के व्यापारियों को अपनी ओर जोड़ने का मेन काम किया। कहता है इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का अपने इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है, मतलब कि वो उससे जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ कह रहा है विविधता संस्कृतियों के प्रभाव केवल बीते हुए
कल की बात नहीं, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहा है तो वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम करता है। यहाँ पे कह रहा है कि हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने के तरीके में नए नए हिस्सों में बदलाव आते हैं, बन जाते हैं। जहाँ पहुँचते हैं ठीक उसी तरह अपने पड़ोस से हम अलग 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 समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में मिलजुल करके काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं से घुल मिल जाते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन उनके रीति रिवाज संप्रदाय कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच करती है, मेल करती है, क्योंकि उनके साथ रहना उठना बैठना समानता देखने को मिल जाता है। कह रहा है भारत की विविधता अनेकता में उसकी ताकत का एक स्रोत माना जाता है, क्योंकि भारत के अंदर विविधता में एकता है। कहता है जब अंग्रेजों को भारत पे राज करना था तो उन्होंने भारत को धर्म भाषा और क्षेत्र के महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिल करके लड़ाई लड़ी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आगे कहता है क्या, कहता है कि उन्होंने एकजुट होकर के आंदोलन किया और जेल भी गए। अंग्रेजों को अलग अलग तरीके से विरोध भी किया गया। अब इन सभी का मेन मुद्दा ये था कि यहाँ के जितने भी लोग थे उनके अंदर क्या थी, उनके अंदर आपको एकता देखने को मिल जाती है। तो एकता में क्या है, एकता में आपका बल देखने को यहाँ पर मिलता है। कह रहा कि अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया गया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं, क्योंकि उनमें काफी ज्यादा क्या है, डाइवर्सिटी है, और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी अलग क्यों ना हो, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वो सब एक ही होंगे। यहाँ पर कह रहा है क्या, यहाँ पर एक आपका दिया गया है, एक बहुत ही सुंदर सा छंद दिया गया है। कह रहा है दिन खून के हमारे, प्यार ना भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुने चुने के फूल तोड़े, सॉरी, सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इन चमन में कोई गुल खिला जाना। दिन के खून हमारे, कहता है गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन के खून के हमारे, कह रहा है कि हिंदू सो मुस्लिम की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भीगे के जान, सॉरी भिगो के जाना। कहता दिन खून के हमारे, कहता है कुछ जेल में पड़े हैं कब्र कुछ गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यार बहा के जाना, दिन खून के हमारे। तो ये जो कहानी है वो भारतीय जन नाटक एकता के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं दृश्य, ये भारत की स्वतंत्रता के बारे में बताता है कि जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो भारत के अंदर कितनी ज्यादा विविधता थी, लेकिन विविधता के होने के बावजूद भी हमारे देश को क्या मिलती है, एकता प्राप्त होती है और स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाती है। तो ये हमारे देश की एकता में अनेकता की बात करता है, अनेकता में एकता के दृश्य को दिखाने का काम करता है। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद लिखा गया था, और इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उनसे शांतिप्रिय निहत्थे लोगों के ऊपर खुलेआम गोली चलाने का काम किया था। इसका नाम था यहाँ पर जनरल डायर, नाम था जनरल डायर, नाम था। कह रहा है कि कहता है कि इकट्ठे होकर के सभा कर रहे थे, महिला पुरुष हिंदू मुस्लिम एवं सिख लोग, कितने सारे लोग यहाँ पे थे और अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। पक्षपातपूर्ण का मतलब होता है किसी भी एक पक्ष का लेना, किसी एक पक्ष का या फेवर का सपोर्ट करना इनका मेन पर्पस होता था। तो इन्हीं के खिलाफ इन्होंने विरोध किया था। उनमें से बहुत लोगों की जानें गई, उनमें से भी कुछ ज्यादा लोग घायल हो गए। यह गीत उनके शहीदों की याद में गाया गया था, जो वहां पर लोग मर गए थे, उनके शहीदों के लिए गीत गाने का काम किया गया था। कह रहे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रतीक हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। कि क्या आप भारतीय झंडों की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के झंडे की परिकल्पना की गई है। आइए देखते हैं क्या क्या लिखता है यहाँ पर। कहता है इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में, उनकी किताब का नाम क्या है, भारत की खोज में, भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी गई चीज नहीं बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना होती है। इसमें विविधता को पहचाना पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। ये नेहरू की ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अनेकता में एकता का जो विचार दिया गया था वो किसका दिया गया था, तो वह नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। कहता है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान
भी भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करो। तो आप पहले काम कीजिएगा, आप राष्ट्रगान के कुछ विशेष छंदों को आप कमेंट बॉक्स में लिखने का काम करेंगे। तो ये टॉपिक आज हमारा खत्म होता है क्लास। आज के टॉपिक में हमने विशेष तौर से बात किया 6th क्लास की सिविक्स का चैप्टर पहला, जिसमें हमने बात किया विविधता की समझ के बारे में, विस्तार से बात कर लिया। आपको कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।